हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडो डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, आज मैं फिर से हूँ आप सभी के बीच सीटेट के लिए एक क्लास लेकर, जो कि होने वाली है सीडीपी की यानी बाल विकास की। और आज मैं उसमें टॉपिक कवर करने वाली हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, यानी विकास को क्या क्या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असर करते हैं हमारे विकास पे। कि अगर किसी बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है तो वो क्यों अच्छी तरह से हो रहा है, और अगर किसी बच्चे का विकास धीरे धीरे हो रहा है, वो उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो कौन से रीजंस है, वो कौन से कारण है जिनसे बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उन फैक्टर्स को पढ़ना। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक। तो जैविक मीन्स बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स। अब आप सोचेंगे बायोलॉजिकल, तो आप सबको पता होगा बायोलॉजिकल जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल हमारे शरीर से जो भी आप बायोलॉजी होती है उससे रिलेटेड। और हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, हेरिडिटरी मतलब होता है हमारा आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक यानी कि क्या होते हैं, जीन्स होते हैं हमारे, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे जीन्स। जैसे हमारे जो दादाजी दादी जी रहे होंगे, उनके कुछ न कुछ जीन्स हमारे पेरेंट्स में यानी कि हमारे मम्मी पापा इनमें आते हैं, फिर उनसे कुछ जीन्स हमारे अंदर आते हैं। इसे हम कहते हैं हेरिडिटरी यानी वंशानुक्रम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ उसके अंश चले आते हैं हमारे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में। तो इसमें बायोलॉजिकल में एंड हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स में अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो वो होती है शारीरिक रचना यानी बॉडी कंस्ट्रक्शन। अब आप देखते होंगे कि जितने भी आप लोगों को देखते हो, अपने आसपास जितने भी बच्चों को देखते हो आप, या फिर बड़ों को भी देखते हो आप, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर आपको सेम नहीं दिखाई देगी। सबके बॉडी का शेप होता है वो अलग होता है। वो अलग क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे जैसे हमारे मम्मी पापा जो भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, आपने ऐसे जनरली देखा होगा कि अगर किसी के पेरेंट्स बहुत फेयर हैं, बहुत गोरा उनका रंग है, तो बच्चे का भी ज़्यादातर चांसेस होता है कि बच्चे का भी रंग साफ होता है। अगर किसी बच्चे के माता पिता बहुत लंबे हैं तो उनके उनके बच्चे क्या होते हैं, वो जनरली लंबे ही होते हैं। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल अगर लेती हूँ तो मेरे मम्मी और पापा दोनों की हाइट बहुत अच्छी है, और इसी के रिजल्ट में क्या है, मेरी भी हाइट अच्छी है। तो इस तरह से आप जैविक या हेरिडिटरी को ऐसे समझ सकते हो। आप देखोगे बालों पर भी असर पड़ता है, आंखों का कलर आप देखे होगे, अगर किसी की आंखों का कलर ब्लू है या ब्राउन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके जो बेबी होंगे उनके भी आंखों का कलर कुछ डिफरेंट होता है। ब्लैक आइज वाले लोगों के बच्चे ब्लैक आइज वाले ही होते हैं जनरली, ज़्यादातर। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। बालों को भी आप ले सकते हो, जैसे अगर किसी के मम्मी पापा में से किसी के बाल कर्ली हैं तो बच्चों के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों के भी बाल कर्ली हों। ऐसे कुछ डिजीजेस भी होती हैं जो हमारी हेरिडिटरी की वजह से भी आ जाती हैं। जैसे लोग ब्लड प्रेशर वगैरह की बात करते हैं कि अगर वो किसी को रहा है, अगर पिछली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में अगर किसी को रहा है तो क्या होता है, वो धीरे ट्रांसफ़र हो जाता है अपने आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी में भी। तो इस तरह से ये जो हमारी शारीरिक रचना भी होती है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर एक आता है शारीरिक रचना कि जैसे जैसे मम्मी पापा रहे होंगे उनके बच्चों का भी बॉडी का कंस्ट्रक्शन कुछ उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। सेकंड बात अगर करें हम तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, अगर इंग्लिश में बोले तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम सबके शरीर के अंदर एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों का काम होता है कि इनसे कुछ जूस टाइप का, कुछ रस टाइप का सेक्रेशन होता है, और ये सेक्रेशन करता है, इनसे हमारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं। हार्मोन्स आप सबको पता होगा, हार्मोन्स बनते हैं हमारे शरीर में, और उन हार्मोन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स अगर संतुलित रहेंगे, अगर ये स्टेबल रहेंगे हमारे हार्मोन्स, तो क्या होता है, हमारा ग्रोथ अच्छे से हो पाता है, हम चीज़ों पे अपना कंट्रोल कर पाते हैं, हम सब चीज़ों को एक बैलेंस्ड वे में लेकर चल पाते हैं। सिर्फ इन अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिसकी एंडोक्राइन ग्लैंड जितने अच्छी तरीके से काम करता है उसका डेवलपमेंट उतने अच्छी तरीके से होता है। क्योंकि आप देखते होंगे हार्मोन्स की वजह से ही बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी वगैरह में कि
जो भी हमारे हार्मोन्स सेक्रेशन होते हैं, हमारे हार्मोन्स की वजह से ही बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। तो जिसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितना इफेक्टिवली काम करता है, जितना भी अच्छी तरीके से ग्लैंड्स काम करते हैं, उसका डेवलपमेंट उतने अच्छे तरीके से हो पाता है। हार्मोन्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हार्मोन्स कैसे कंट्रोल होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गल ग्रंथि, और इंग्लिश में उसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब गल ग्रंथि इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये हमारे गले में होता है, इसलिए हम इसे नाम दिए हैं गल ग्रंथि। और अगर देखिए गल ग्रंथि, इससे भी कुछ सेक्रेशन ही होता है, कुछ स्राव ही होता है। और ये अगर गल ग्रंथि से अगर सेक्रेशन, जो भी इससे सेक्रेशन हो रहा है वो अगर बहुत ज़्यादा होता है, अगर थायराइड ग्लैंड से हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं गल ग्रंथि है, अगर इससे बहुत ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है, तब क्या होता है? बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उससे ज़्यादा। इन बच्चों को आप देखते होंगे, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, बहुत हमेशा किसी भी बात को लेकर डिप्रेस्ड रहते हैं, उन्हें कोई ना कोई बात का टेंशन हमेशा रहता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये हमारा गल ग्रंथि। अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ये ग्रंथि अगर ज़्यादा स्राव कर रही है, तो उससे बच्चों में चिंता, तनाव आता है, और इससे क्या होता है? हमारा विकास प्रभावित होता है। पर अगर वही इसके उल्टी तरफ देखें हम, अगर इसका सिक्रेशन कम होता है, अगर ये जो गल ग्रंथि है इसका स्राव अगर कम होता है हमारे शरीर में, तब क्या होता है? थकावट देखने को मिलती है, बच्चा हमेशा थका थका फील करेगा। और जो आमतौर पर आप देखते होंगे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड करते हैं। वो सुसाइड भी क्यों करते हैं? उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ये हमारा जो गल ग्रंथि है यही होता है। क्योंकि अगर इसका सिक्रेशन कम होता है तो बच्चा हमेशा थकान महसूस करता है, साथ ही में उसको ऐसे मेंटल स्टेट में आ जाता है कि जहाँ वो सुसाइड करने को सोच लेता है। उसे लगता है कि नहीं, सब कुछ है ही नहीं, चलो नस ही काट लेते हैं, हम यही कर सकते हैं। तो इस टाइप के थॉट्स बच्चों के मन में सुसाइड करने के इस रीजन से आते हैं, क्योंकि उनकी जो गल ग्रंथि होती है उनका स्राव जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है? ये भी तो विकास पर ही हमारे असर पड़ रहा है। इससे भी बच्चों के विकास पे फर्क पड़ता है कि आपकी गल ग्रंथि कैसे कार्य कर रही है। जिसकी गल ग्रंथि बैलेंस रहेगी वो उस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब बात करें हम अगला, तो ये होता है हमारा पोस्ट ग्रंथि। पोस्ट ग्रंथि को हम इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स का मास्टर होता है। तो ये जो आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या होता है? मास्टर ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अगर इसका स्राव, अगर ये अपना वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसका सेक्रेशन क्या हो रहा है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे? बच्चा लंबा होता है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ज़्यादा स्राव होता है तो लंबा होता है, झगड़ालू होता है, चिड़चिड़ा झगड़ालू हो जाएगा बच्चा, आक्रमणकारी, यानी जरा सी बात पर क्या होगा? तुनक मिजाज रहेगा बच्चा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा वो तुरंत। ये सब क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उससे सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अगर वहीं पर बात करें कि अगर उससे कम सेक्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ होता है, शारीरिक वृद्धि जो होती है बच्चे का, आप देखोगे किसी किसी का शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई बहुत दुबला पतला सा, उसका फिजिकल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कम सेक्रेशन की वजह से होता है कि उसका फिजिकल ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। बच्चे के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी क्या होते हैं? अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। और ये सब हमें क्यों देखना पड़ता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर वो कम सेक्रेशन कर रहा होता है तब ऐसा होता है कि बच्चे का ग्रोथ कम होगा, फिजिकल ग्रोथ कम होगा, उसके सेक्स ऑर्गन्स का भी कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारी बात थी, ये थी हमारे जैविक या वंशानुक्रम कारक कि कौन कौन से जैविक, बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट पे असर करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो है भौगोलिक कारण, यानी जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। भौगोलिक कारण यानी कि हमारे जो आसपास का जो माहौल है, हम कैसे जगह पर रह रहे हैं, उसका भी कुछ असर हमारे डेवलपमेंट पर होता है। आप जनरली आप देखते होंगे कि कोई बच्चा अगर ऐसा है जो अच्छे माहौल में रह रहा होता है, तो बच्चा वहाँ की चीज़ों को एक्वायर करता है, वो अर्जित करता है उन चीज़ों को, वो अच्छी बातें सीखता है। वहीं पर अगर कोई दूसरा बच्चा ऐसी जगह पर है जो बहुत, वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब है, गाली गलौज वहाँ पर होता रहता है, तो बच्चा क्या होता है? बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। तो ये जो हमारा माहौल होता है भौगोलिक, यानी जोग्राफिकल कंडीशंस, इसका भी एक बहुत बड़ा कारक होता है हमारे विकास को प्रभावित करने के। तो चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे भौगोलिक कारण में आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं
ठंडी जलवायु, अगर जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जो ठंडी जगह होती हैं, ठंडी जगह पर रहने वाले लोग, ऐसा किताबें बताती हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, जो भी ठंडी जलवायु वाले जो लोग होते हैं वो आप देखेंगे तो वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सक्रिय और परिश्रमी होते हैं। यानी कि जो लोग ठंडी जगह पर रहते हैं वो आपको हेल्दी होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, सुंदर भी होते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करता है, ज़्यादातर ठंडी जगह जो होती हैं पहाड़ी होती हैं, तो वहाँ पर लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, वो लोग परिश्रमी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और उनकी बुद्धि का भी क्या होता है, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाता है। वो इन कंपैरिजन टू गर्म जगह पर जो लोग रहते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होता है, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं जो हमारे ठंडी जगह पर लोग रहते हैं, सक्रिय और परिश्रमी। अगर बात करें उसी के ठीक अपोजिट, जो लोग गर्म जगहों पर रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ के लोग अस्वस्थ रहते हैं, ज़्यादातर वो फिट नहीं होते हैं, उतने हेल्दी नहीं होते हैं, वो जल्दी बीमार होते हैं, वो अस्वस्थ लोग रहते हैं। निष्क्रिय, यानी उनमें आलस बना रहता है, आलसी एवं अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान। और जितने बुद्धिमान हमारे ठंडी जगहों पर रहने वाले लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में जो गर्म जलवायु में लोग रहते हैं उनके बुद्धि का विकास कम होता है। ऐसा ये फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है, तभी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पारिवारिक कारण, यानी फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, आप जिस परिवार में रह रहे हो उसके आसपास का माहौल कैसा है, आप जैसे माहौल में रह रहे हो क्या वो अच्छा है, वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें होती हैं, आप सब अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हो तो आप खुद ही अच्छी बातों को सीखोगे। अगर आपके आसपास खराब चीज़ें होती हैं, मार झगड़ा होता रहता है हमेशा, तो आप क्या करते हो, आप धीरे धीरे उस बिहेवियर को अपने अंदर एक्वायर करते हो। तो ये पारिवारिक वातावरण आपके फैमिली का इन्वायरमेंट पे कुछ हद तक आपको क्या करता है, असर करता है, इफेक्ट करता है आपके डेवलपमेंट को। इसमें हम बात करते हैं कि पहले तो होता है कठोर अनुशासन, यानी कि स्ट्रिक्ट। अगर किसी किसी बच्चों का अगर आप देखेंगे, किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो क्या होता है, वो बच्चा, उस बच्चे का विकास उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी भी डिसीजन लेने का जो उनका एक फैसला होता है, बच्चे को भी डिसीजन खुद से ले ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा उनके लिए डिसीजन पेरेंट्स ही लेते आए। बच्चों में ये समझ नहीं आ पाई कि वो उन्हें कैसे, किस टाइम पर कैसे काम करना चाहिए, क्या स्टेप उन्हें खुद से लेना चाहिए, ये वो कभी सोच ही नहीं पाए। पेरेंट्स का डिसीजन उनके लिए सब कुछ था। तो ये जो कठोर अनुशासन होता है, स्ट्रिक्ट बिल्कुल पेरेंट्स होते हैं, ये भी हमारे डेवलपमेंट पे असर करता है। एक बच्चे के विकास में एक ये भी कारक होता है कि अगर बच्चे के माता पिता बहुत ज़्यादा कठोर हैं तो क्या होता है, उससे भी बच्चे के विकास पे फर्क पड़ता है। बच्चे के बुद्धि का विकास बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। अगर हम अगली बात करें तो होता है हमारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यानी कि पार्शियलिटी। आपने कई बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बेटी में बेटा में अंतर करते हैं। तो अगर बेटी बेटा में नहीं, अगर आप ऐसे देखोगे कि कोई पेरेंट्स क्या होते हैं कि अगर कोई उनके दो बेटे भी हैं तो एक बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, वहीं पे दूसरे बेटे को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे बच्चों के दिमाग पर क्या होता है, खराब असर पड़ता है, और इससे भी बच्चे के विकास में ये बच्चे के विकास में बाधा बनता है, एक बैरियर का काम करता है। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को ज़्यादा प्यार मिल रहा है उसके ऊपर हमेशा पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें क्या होता है, उनमें पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, वो किसी भी काम को अच्छे से करने को सोच पाते हैं। अगर वहीं पर क्या होता है, अगर जो बच्चा एक जो इंफीरियर फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसे हमेशा दबा दिया जा रहा है, उसकी बुद्धि का विकास उतना नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चा खुद कोई एक लिमिट में बच्चा रख लेता है, वो कभी उसके आगे सोचता ही नहीं है, वो एक निराशा की तरफ चला जाता है। अब हम बात करें अगर अत्यधिक ममता, जो हमारे तीसरा पॉइंट है, अत्यधिक ममता। यानी आप देखे होंगे कि कोई कोई पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को इतना ज़्यादा लाड प्यार करने लगते हैं कि बच्चा उसके ऊपर कभी कुछ सोच ही नहीं पाता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है जिनके एक बच्चे होते हैं, क्योंकि जिन पेरेंट्स के एक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हें इतना ज़्यादा लाड प्यार देते हैं कि उनके लिए सारे फैसले क्या करते हैं, पेरेंट्स ही लेते हैं, और बच्चा भी खुशी खुशी उसको मानता है, क्योंकि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, प्यार से उनको वो बता रहे हैं, प्यार से उन्हें करने के लिए कह रहे हैं, और बच्चा भी एकदम लाड प्यार में वैसे ही बहा जा रहा है। वो खुद के दिमाग का यूज़ ही नहीं कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, जितने पेरेंट्स सिखा रहे हैं सिर्फ उतना काम कर रहा है, अपने खुद के माइंड का वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा है। और हम जितने भी अपने माइंड का यूज़ करते हैं, हमारा माइंड उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है।
क्यों? क्योंकि हर चीज़ को आप देखे होंगे, अगर हम जितना एक्सरसाइज करते हैं बॉडी उतनी ज़्यादा एक्टिव होती है। इन द सेम वे हम अपने ब्रेन का जितना यूज़ करते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है उसका भी डेवलपमेंट उतना अच्छे तरीके से हो पाता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो माता पिता द्वारा ऊंचे आदर्शों का थोपना, यानी कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ऊंचे आदर्श लेकर चलते हैं कि मेरा बेटा तो ऐसा बनेगा, मेरी बेटी तो यही पढ़ाई करेगी। तो क्या होता है, ये पेरेंट्स अपने डिसीजन बच्चों पर थोप देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, लेकिन क्या हो रहा है, जो पेरेंट्स हैं वो उसे ज़बरदस्ती का कुछ और करवाने जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो लेवल था, बच्चा जहाँ तक जा सकता था, उसकी एक सीमा थी, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि बच्चा उसी क्षेत्र में अच्छा कर पाएगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अगर आप ज़बरदस्ती उससे, अगर कोई बच्चा है उसे खेल में इंटरेस्ट है, वो खेलने, उसका खेलने में बहुत अच्छा करियर हो सकता है, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या करें, नहीं बच्चा तुम्हें तो यूपीएससी क्लियर करना है। अब बच्चा क्या करे, कितनी भी कोशिश कर लेगा वो, बट उसका वो लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी बच्चे का जिस जिस तरफ जिसमें उसका इंटरेस्ट रहेगा, बच्चा उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी हमारे विकास पे, ये विकास का ही एक अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर होता है ये। अब हम अगली बात करें तो माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन। अगर आप ऐसी फैमिली में रह रहे हो, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, अगर आप ऐसी फैमिली में रह रहे हो जहाँ पर क्या होता है, हमारे जो मम्मी और पापा हैं उन दोनों के बीच अक्सर फाइट होती रहती है, किसी बात को लेकर हमेशा क्या होती है, बहस होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो इन सब चीज़ों का बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप देखे होंगे कि जिन जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, उनके बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो बच्चा क्या होता है, हमेशा डरा सहमा, चिड़चिड़ा, झगड़ा, वो भी क्या होता है, बच्चा भी उसके निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चा खुश नहीं रह पाता है, ये सब। और वहीं पर अगर आप देखोगे कि किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, बच्चे को ऐसा हमेशा दिख रहा है कि हाँ उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, वो पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा एक रोल होता है, क्योंकि बच्चे का माइंड हमेशा हैप्पी रहता है, बच्चा अपने आसपास के सराउंडिंग को हैप्पी देख रहा होता है, और इससे क्या होता है, ये बहुत ही एक अच्छा हेल्प करता है बच्चों के डेवलपमेंट में। तो बिकॉज ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, हमारे अभी और भी पॉइंट्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, अभी और से फैक्टर्स हैं, पर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे लेकर आऊँगी फिर नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको इतनी बातें मैंने अभी तक जितनी भी बताई हैं वो समझ आई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जरा भी हेल्पफुल रही हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।